श्रीवास्तव और साकेत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं और इनका हमारे शरीर में पाचन, अवशोषण और चयापचय किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एल्डिहाइड और कीटोन के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन होता है तो उनसे हमें अल्कोहल के एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। और अगर हम इनके संगठन की बात करें तो अगर हम इनका नाम देखेंगे तभी हमें समझ आ जाएगा कि इनमें कौन कौन से रासायनिक तत्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे पहले हमें समझ आएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनने वाली शर्करा का यौगिक होता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, उसके एक अणु में 6 कार्बन के परमाणु, 12 हाइड्रोजन के परमाणु और 6 परमाणु ऑक्सीजन के संयुक्त होते हैं, इसलिए उसका सूत्र होता है C6H12O6। इसी तरीके से जो साधारण कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे N जो कार्बन है उसकी संख्या बदलती रहती है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 मेन कार्बोहाइड्रेट हैं। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड मतलब एक अणुवी शर्करा, मतलब वो सेकेराइड या शर्करा जिनमें एक अणु उपस्थित होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। मतलब जब इनका जल अपघटन होता है या जब ये पाचित होते हैं तो ये एक सिंपल फॉर्म में ही रहते हैं, ये टूटते नहीं हैं। ये टूटने के बाद ग्लूकोज में ही शरीर में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में ही बदलता है, वही सबसे छोटी शर्करा होती है। ऐसे ही डाइसेकेराइड या द्विअणुवीय शर्करा क्या होती है, जिसमें 2 अणु होते हैं। जैसे कि अगर हम माल्टोज को तोड़ेंगे तो वो 2 अणु ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक है। इसी तरीके से सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा और 2 अणु में बदलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें द्विअणुवीय शर्करा होती है। इसके अलावा जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 3 या 3 से अधिक शर्कराओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ये जो चार्ट है ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आता है तो बस अगर आप ये चार्ट बना देते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर हम डिटेल में बात करें तो मोनोसेकेराइड में जो सबसे पहला होता है वो होता है ग्लूकोज, और रासायनिक दृष्टि से ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई होती है। मतलब अगर हम किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो शरीर में जाके ग्लूकोज में बदलता है, चाहे हम द्विअणुवीय शर्करा लें, चाहे हम बहुअणुवीय शर्करा की कोई भोज्य पदार्थ लेते हैं, वो सारी चीज़ें शरीर में जाकर ग्लूकोज में ही बदलती हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के रक्त में 100 मिलीलीटर में 80 से 120 मिलीग्राम तक ग्लूकोज की मात्रा नियमित रहती है। मतलब इतना ग्लूकोज शरीर को आवश्यक होता है अगर 100 ml ब्लड में देखा जाए तो। और जो शरीर में जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है, मतलब 80 से 120 मिलीग्राम से ज़्यादा जब ग्लूकोज होता है तो वो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में या फिर मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। और जब जैसे फीवर की स्थिति है ना, और या फिर कोई भी ऐसी स्थिति जब ग्लूकोज की अधिक आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित होने लगता है। अब ग्लूकोज के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो मीठी चीज़ें, चीनी, शहद, गुड़, आलू, ये सब ग्लूकोज का स्रोत होता है। कोई भी चीज़, कोई भी कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाके ग्लूकोज में बदल जाती है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है फ्रक्टोज। ये भी एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ग्लूकोज से कुछ अधिक मीठा होता है। ये मेनली फलों में पाया जाता है, इसलिए इसको फल शर्करा भी कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फ्रूट शुगर कौन सी होती है, फल शर्करा कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, वो फ्रक्टोज होती है। तीसरी जो होती है वो होती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये नॉर्मली हमें नहीं मिलता है प्रकृति में। जब लैक्टोज का पाचन होता है तब एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का प्राप्त होता है। तो अगर देखा जाए तो ये शर्करा जो होती है वो दूध से मिलती है, क्योंकि दूध में लैक्टोज पाया जाता है, और जब लैक्टोज का पाचन होता है तब इसका एक अणु शरीर में प्राप्त होता है। अब जब दूसरी चीज़ है वो है डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की 2 इकाइयाँ मिलकर डाइसेक्राइड बनाती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि अगर माल्टोज़ है वो 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलके बना है, ऐसे ही सुक्रोज़ जो है वो फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज के अणुओं से मिलके बना है, और जो लैक्टोज़ है वो अभी ऐसे ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणुओं से मिलके बना हुआ है। तो ये क्या है, द्विअणवीय शर्करा है जो 2 अणु मोनोसेक्राइड की 2 इकाइयों से मिलके बनती है। तो इसमें पहला है सुक्रोज़। सुक्रोज़ को गन्ने एवं चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि गन्ने की शर्करा कौन सी होती है, या टेबल शुगर कौन सी होती है, वो शर्करा जो हम दैनिक प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो दोनों होता है वो सुक्रोज़ होती है। ठीक है, सुक्रोज़ के एक अणु से सुक्रोज़ जब टूटता है तो उससे एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज बनता है। ये भी आपको पहले बता दिया, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके जो स्रोत होते हैं गन्ना, चुकंदर, ये सब होते हैं। अब दूसरा है माल्टोज़। माल्टोज़ क्या होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है माल्ट शुगर, मतलब ये अनाजों में पाई जाती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि माल्ट शुगर कौन सी होती है, वो माल्टोज़ होती है। माल्टोज़ के टूटने पे क्या बनता है, 2 अणु ग्लूकोज का बनता है, ये भी आता है। और तीसरी होती है लैक्टोज़। लैक्टोज़ क्या होती है, दुर्ग शर्करा या फिर मिल्क शुगर होती है। इस तरह के ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। मिल्क शुगर क्या होती है, वो होती है लैक्टोज़। अब नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड या बहुअणवीय शर्करा 3 या 3 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयों से मिलकर बनती है। इसके अंतर्गत आता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च पौधों में संचित, मतलब पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। तो जब भी हम कोई वनस्पति स्रोत का कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा रहती है। स्टार्च जो होता है वो ताप, अम्ल और पाचक एंजाइम की उपस्थिति में डेक्स्ट्रीन में बदलता है। मतलब जब स्टार्च का पाचन होता है शरीर में तो वो पहले डेक्स्ट्रीन में चेंज होता है, फिर माल्टोज़ में चेंज होता है, और फिर माल्टोज़ 2 अणु ग्लूकोज में बदलता है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन अंकुरित अनाजों में उपस्थित होता है। पाचन क्रिया के पश्चात ये डेक्स्ट्रीन माल्टोज़ में बदलता है, ये हमने बता ही दिया आपको। इसके अलावा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो अगर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो यकृत में या मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, और जब शरीर को आवश्यकता होती है तो वो फिर से ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जैसे स्टार्च वनस्पतियों में संग्रहित होता है, वैसे ही सेल्यूलोज भी पौधों में संग्रहित होता है, और पौधों की जो आकार होता है, जो आकृति होती है, उसको देने में उनकी सहायता करता है। लेकिन सेल्यूलोज जो होता है वो हमारे शरीर द्वारा पाचित नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई एंजाइम ऐसा नहीं होता है जो सेल्यूलोज का पाचन कर सकता है। सेल्यूलोज साबुत अनाजों में पाया जाता है। दाल, ताजे फल, सब्जियों के रेशे, आटे के चोकर में इसकी मात्रा अधिक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आटा जो है चोकर के साथ खाना चाहिए, छिलके वाली दालें खानी चाहिए, जिससे बल्क बने और कब्ज़ की शिकायत ना हो, जो भी उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर आ जाए।
अब नेक्स्ट है पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है? पके हुए फल में पाया जाता है और मेनली जेली बनाने के काम आता है। अब ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अवशोषण और चयापचय कैसे होता है। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख से आरंभ हो जाता है। जब हम हम लोगों ने देखा होगा, कभी रोटी या ब्रेड खाओ और बहुत देर तक चबाओ तो क्या होता है? मीठा मीठा टेस्ट आने लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। वहाँ पे एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। ये आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और कौन से एंजाइम द्वारा होता है। अब मुख के बाद भोजन अमाशय में जाता है, जहाँ अमाशय रस द्वारा उसका जलीय अपघटन होता है, और इसके बाद अग्नाशय में एमाइलेज एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। अब क्या हुआ? मुख के बाद भोजन अमाशय में और फिर अग्नाशय में जाता है, जहाँ पे एमाइलेज एंजाइम होता है। ये भी याद रखने वाली बात है कि इसके बाद कौन सा एंजाइम होता है। तो एमाइलेज एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है छोटी आंत में आता है, और आंत में 3 एंजाइम होते हैं, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। ठीक है। ये 3 एंजाइम जो होते हैं वो क्रिया करते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पे, जो कि एक बहुअणवीय शर्करा होती है। तो जब ये द्विअणवीय शर्करा होती है। तो जब इन पे ये एक्ट करते हैं तो क्या होता है? जो द्विअणवीय शर्करा है वो टूट के ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में, फ्रक्टोज में, इन सब में चेंज हो जाती है और शरीर द्वारा यूटिलाइज होती है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अब कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्यतः अवशोषण है वो छोटी आंत में ही किया जाता है, क्योंकि यहीं पे वो एक अणवीय शर्करा में बदल गई है ना, मोनोसेक्राइड में बदल गई। तो मोनोसेक्राइड मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, इन सब में जब वो बदली तो यहाँ पे छोटी आंत की दीवारों में एक वी शेप के कण होते हैं जिनको शोषणांकुर कहते हैं। ठीक है। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं ग्लूकोज को या जो भी मोनोसेक्राइड हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं और परिवहन द्वारा जिस अंग में ग्लूकोज चाहिए उसको वहाँ तक पहुँचाती है। रक्त शर्करा को 80 से 120 तक नियमित करती है और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित हो जाता है। अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का चयापचय कैसे होता है। चयापचय का क्या मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में पाचित हो गया कोई भी न्यूट्रिएंट तो अब वो शरीर को ऊर्जा कैसे प्रदान करेगा, उन सब क्रियाओं का जो समूह होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस। इस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का परिवर्तन पायरुवेट में होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। ये एक क्या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिएक्शन होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नाम और क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज, और जहाँ भी लिसिस आता है, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। तो मतलब ग्लूकोज टूट के पायरुवेट में बदलता है। ऐसे ही दूसरी जो होती है वो होती है ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है। जहाँ पे भी जेनेसिस आता है उसका मतलब होता है निर्माण होना। ठीक है। कोई चीज़ बन रही है तो यहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में निर्माण होता है और निर्माण होके वो यकृत में संग्रहित किया जाता है या फिर मांसपेशियों में संग्रहित किया जाता है। और जब उसकी आवश्यकता होती है, जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो फिर से ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब तीसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन का विघटन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। ये प्रक्रिया यकृत में होती है। फिर आ गया यहाँ पे लाइसिस, है ना, मतलब टूटना। तो क्या हुआ, जो ग्लाइकोजन बना था, जब हमारे शरीर में किसी तरह की कमी आती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है।
वो इस प्रक्रिया का नाम होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। चौथी जो होती है वो होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ठीक है, ग्लूकोज का स्तर कम हो गया लेकिन हमारे शरीर को ज़रूरत है, और हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रहण, जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है वो भी कम हो रहा है। तो अब क्या करता है शरीर, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनको तोड़ के एनर्जी लेने की कोशिश करता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब कोई नई चीज़, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई दूसरी चीज़। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है ऊर्जा प्रदान करना। हम सभी जानते हैं जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कहा जाता है कि ग्लूकोज पी लो, है ना, या फिर कुछ मीठा खा लो। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुरंत एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा प्रोटीन की बचत में सहायक। अगर हम प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देने का काम करता है वो प्रोटीन देने लगेगा, और जो प्रोटीन का काम है वृद्धि और विकास करना वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा का सही होना ज़रूरी है, और इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत में सहायक होता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक। जो डाइसैकेराइड द्विअण्वीय शर्करा लैक्टोज होती है वो मिल्क में पाई जाती है, हमें पता है। तो ये जो लैक्टोज होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। इसके अलावा वसा की बचत में सहायक, जैसे कि प्रोटीन की बचत में सहायक, वैसे वसा की बचत में भी सहायक होता है, क्योंकि वसा का भी कार्य एनर्जी देना होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है उसका प्राइमरी कार्य ऊर्जा देना होता है। तो अगर किसी भी तरीके से कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो ये जो न्यूट्रिएंट जिनके और भी प्राथमिक कार्य होते हैं वो उनको छोड़ के ऊर्जा देने लगेंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि उसको सही अमाउंट में लेना ज़रूरी होता है, जिससे वो प्रोटीन और ऊर्जा की बचत कर सकता है। पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना, तो पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फाइबर होते हैं, बहुअण्वीय शर्करा होती है, सेल्यूलोज होता है, फाइबर रेशा होता है, वो क्या करता है, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके साथ बल्क बना के उनको शरीर से बाहर करने में मदद करता है। भोजन को स्वाद देने में तो कार्बोहाइड्रेट का ये भी एक मुख्य कार्य होता है। जैसे सुक्रोज है तो वो भोजन को मीठा बनाता है और भोजन को स्वाद देने में सहायक होता है। गंभीर रोगों से सुरक्षा, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अब मेनली जो फाइबर होता है वो क्या करता है, सारे उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन्स नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनसे सुरक्षा प्रदान होती है। अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है आहारीय रेशा या डाइटरी फाइबर। ये कार्बोहाइड्रेट का वो भाग होता है जिसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं हो पाता है, और ना ही ये कोई पोषक तत्व प्रदान करता है शरीर को, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं शरीर के लिए जो ये रेशा करता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार का होता है, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील क्या होता है, ये जठरीय मार्ग को विलंब से खाली करने में मदद करते हैं, आंतों के माध्यम से पारगमन समय को बढ़ाते हैं तथा पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज के अवशोषण को घटाता है। तो घुलनशील रेशा क्या होता है, ये जैसे जो इंटेस्टाइन है उसमें बहुत देर तक कोई भी उत्सर्जी पदार्थ को नहीं रहने देता है और पारगमन और सभी उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है, और साथ साथ में ग्लूकोज के अवशोषण को घटाता है। मतलब ग्लूकोज के अवशोषण को घटा के वो रक्त शर्करा को नियमित करता है।
इसके अंतर्गत पेक्टिन, गम, म्यूसिलेज ये सब आते हैं। दूसरा होता है अघुलनशील रेशा। ये आंत में पारगमन के समय को कम करता है तथा मलभार को बढ़ाता है और उत्सर्जन में मदद करता है। तो ये भी क्या करता है कि बल्क बनाता है और उत्सर्जी पदार्थ या अवशोषण, जब पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है उसके बाद जो पदार्थ बनते हैं उन सबको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो जो ऊर्जा हमें जो ऊर्जा मिलती है उनका 60 से 65% जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है ना। क्योंकि देखिए ना, जैसे हम लोग रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डाइट में ज़्यादा लेते हैं, तो 60 से 65% जो पार्ट होता है आहार का वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। इसके अलावा पके फल, केला, खजूर, शरीफा, अंगूर, लीची, गुड़, शहद, शक्कर आदि, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के अंतर्गत आती हैं। अब ये तो था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वर्गीकरण, कार्य, पाचन, अवशोषण, चयापचय। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए और इन सब के आंसर इस वीडियो में दिए हुए हैं। और अगर इनके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।